जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में झूठ बोलने का एक कंपटीशन चल रहा है, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा बन गई है पिछले 10 साल से, जो ज्यादा झूठ बोलता है, जो ज्यादा असंवैधानिक शब्दों का उपयोग करता है, जो जितनी ज्यादा मर्यादाओं को तोड़ता है, उसको उतना ऊंचा पद मिलता है। जो जितना गांधी परिवार पे हमला करता है, जो जितना पुराने 500-700 साल पहले चला जाता है, देश को धर्म के आधार पर तोड़ने का प्रयास करता है, दूसरे धर्मों को आहत करने का प्रयास करता है, सनातन धर्म की पालन नहीं करता है, ऐसे लोगों को अब यह महसूस होने लगा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी, कि भारतीय जनता पार्टी में उनको सम्मान मिलता है, उनको पदोन्नति मिलती है। और यह बहुत सारी घटनाओं से सिद्ध भी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ताधीश लोग हैं आज की तारीख में, पिछले 10 साल से, अटल जी की बात छोड़ दीजिए, वो समय डिफरेंट था, अटल जी का समय डिफरेंट था। आज की तारीख में कांग्रेस के ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी में ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे हुए हैं। अगर 240 लोग भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं आज, तो उसमें कम से कम 125-30 ऐसे हैं जो कांग्रेस में जीवन भर रहे। अटल जी के जमाने में, जनसंघ के जमाने में, जो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते रहे, और 2010 के बाद जब से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग शुरू हुआ, उस समय जो डरपोक लोग थे कांग्रेस के, वो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गए। चलिए, भारतीय जनता पार्टी में आपने उनको ले लिया, लेकिन उसके बाद आपने गलती ये की कि जो भारतीय जनता पार्टी को गाली हमेशा देते रहे थे और जो क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विरोध करते रहे थे, उन लोगों को आपने बड़ा बड़ा पद दे दिया। मध्य प्रदेश में सिंधिया साहब मंत्री हैं, आसाम के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कांग्रेस के टॉलेस्ट लीडर थे एक जमाने में, 30-40 साल की उनकी राजनीति है। गोगोई साहब मुख्यमंत्री थे और गोगोई साहब से उनका संघर्ष था। वो हेमंत बिस्वा शर्मा चाहते थे वो मुख्यमंत्री बने, और कांग्रेस हाईकमान चाहता था कि गोगोई साहब ही मुख्यमंत्री रहे। वो संघर्ष था, वो छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। भारतीय जनता पार्टी उन पे आरोप लगाती रही, उन पे बहुत सारे स्कैंडल्स का आरोप लगाया, लेकिन वो बीजेपी में चले गए और अब बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। और अब वो केवल हिंदू मुसलमान करते हैं, मुसलमानों के प्रति विद्वेष फैलाना ही उनका मुख्य कर्तव्य है, और वो कांग्रेसी हैं मूलतः। बंगाल के जो शुभेंदु अधिकारी हैं, जो उनके टॉलेस्ट लीडर हैं आज की तारीख में बंगाल के, वो टीएमसी के बहुत बड़े नेता थे। उनके पिताजी भी एमपी थे, वो भी एमपी थे, उनके भाई भी एमपी थे। महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार हों, एकनाथ शिंदे हों, अशोक चव्हाण हों, अशोक चव्हाण तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, और भाई यशवंतराव चव्हाण के बेटे पूरे खानदानी कांग्रेसी। उनपे भी सेना की जो विधवाएं हैं उनके साथ उनके पैसे को लूटने और उनके फ्लैट्स को लेने का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती थी, और वो आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद जितेंद्र प्रसाद, जिनके पिताजी कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सोनिया जी के खिलाफ लड़े थे। जो राहुल गांधी जब कांग्रेस 2004 में जीती और 2009 में जीती, उन्होंने सिंधिया साहब को, जितेंद्र प्रसाद को, ऐसे लोगों को जिन जिन को भी मंत्री बनाया, यंग लोगों को, अपनी ब्रिगेड को, वो सारे के सारे करीब करीब भारतीय जनता पार्टी में चले गए और ऊंचे ऊंचे पदों में बैठे। अमरिंदर सिंह पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने रहना चाहते थे। चरणजीत सिंह चन्नी, एक दलित नेता को कांग्रेस ने वहां मुख्यमंत्री बनाया था, नाराज हो गए और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उनकी पत्नी भी चुनाव हार गई। सुनील जाखड़ साहब थे, उनके पिताजी कांग्रेस के मंत्री हुआ करते थे, फिर स्पीकर भी रहे, गवर्नर भी रहे, पता नहीं क्या क्या रहे। उनके बेटे सुनील जाखड़, वो पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, नहीं बने। चरणजीत चंगनी बन गए, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। क्या उनको मिला मुझे नहीं पता।
सरदार बैच सिंह के सुपौत्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कांग्रेस के, खानदानी कांग्रेसी थे। कांग्रेस के जमाने में उनके बाबा जी मुख्यमंत्री थे और उग्रवादियों से संघर्ष में उनकी जान चली गई थी और वो बीजेपी में चले गए, चुनाव लड़े, हार गए, लेकिन हारने के बावजूद उन्हें मोदी जी ने, क्योंकि कांग्रेसी मूल भाव के थे, इसलिए उनको मंत्री बना दिया। तो मानी बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पुराने नेताओं को स्थान नहीं मिलेगा तो, और कांग्रेस के लोगों को स्थान मिलेगा तो बीजेपी के अंदर समस्या होनी है। वही उत्तर प्रदेश का हाल है। जगदम्बिका पाल को ले लीजिए, आप नरेश अग्रवाल को ले लिए, पहले कांग्रेस में थे, फिर वो सपा में गए, फिर वो बीजेपी में गए। जगदम्बिका पाल की भी वही स्थिति है, आरपीएन सिंह की भी वही स्थिति है, जितिन प्रसाद की भी वही स्थिति है। अब आज की तारीख में कॉम्पिटिशन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि गाली कौन ज्यादा देगा जिससे उसे पदोन्नति हो जाए। अच्छा, उनके पद न छिन जाएं इसलिए जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो पद में बैठे हुए लोग हैं, वो और बड़ी गाली देने का प्रयास कर रहे हैं और झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं जिससे उनकी गद्दी न छिन जाए। अनुराग ठाकुर कहते हैं जिनके परिवार की जाति का नहीं पता है वो जाति जनगणना कराना चाहते हैं। अब ये नहीं पता इन दोनों के बीच का संबंध क्या है। वो जाति नहीं जानते का मतलब क्या है? इसका माने किसी की परंपरा को आप गाली दे रहे हैं, किसके परिवार को आप गाली दे रहे हैं, उसकी जाति जानकर कि अगर ये दलित है या ओबीसी है तो हम इसे नीचा दिखाएंगे, इसको अछूत कहेंगे। तो मकसद है केवल किसी को नीचा दिखाना। जैसे SC ST एक्ट में अगर आप किसी का जाति का उल्लेख करते हैं इसलिए कि उसको नीचा दिखा सके तो ये दंडनीय अपराध है। तो आप राहुल गांधी की जाति क्या इसलिए जानना चाहते हैं कि क्या वो पारसी हैं, अल्पसंख्यक है, जिससे उन पे आरोप लगाया जा सके, उन्हें अपमानित किया जा सके, तो दंडनीय अपराध है, चाहे संसद के अंदर हुआ हो। और ये वही अनुराग ठाकुर हैं जिन्होंने गोली मारो वाला जनता से कहलवाया था, खुद कहा था देश के गद्दारों को, और गद्दार जिन्हें कह रहे थे अपने देशवासियों को गद्दार कह रहे थे। ये पाकिस्तानियों को गद्दार नहीं कह रहे थे, ये चीनियों को गद्दार नहीं कह रहे थे, ये उग्रवादियों को गद्दार नहीं कह रहे थे। इनके जैसे साथियों ने किसानों को गद्दार कहा था और उग्रवादी कहा था, वैसे ही अपने देशवासियों को गद्दार कह रहे थे। उन देशवासियों को गद्दार कह रहे थे जिनके पूर्वजों ने इस देश के लिए अपनी जान दी, अपना खून बहाया और अपना पसीना बहाया। अनुराग ठाकुर चाह रहे थे कि उनको गृह राज्य मंत्री बना दिया जाए, गाली ज्यादा बड़ी दे रहे हैं, स्मृति ईरानी का स्थान ले लें। पहले आवाज उड़ रही थी कि शायद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी नहीं हुआ, ना मंत्री बने, जबकि गाली तो उन्होंने भी कम नहीं दी, बहुत सारी दूसरे गाली नहीं, और स्मृति ईरानी का रिप्लेसमेंट है ही चाहिए इस समय जो गाली गलौज करे। लेकिन चलिए माननीय मोदी जी ने उनकी सराहना कर दी, उस चीज को जो असंवैधानिक है, जो गाली गलौज की श्रेणी में आता है, उसका उल्लेख कर दिया मोदी जी ने। इसका माने उन्हें अच्छा लगा, तो अनुराग सिंह ठाकुर की आकांक्षा बढ़ गई, उनकी अपेक्षा बढ़ गई। ये लगता है गृह राज्य मंत्री तो मैं मर ही जाऊंगा। जब टेनी महाराज गृह राज्य मंत्री बने रह सकते हैं, जबकि उनके बेटे लखीमपुर खीरी के अंदर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किसानों का, और अपने जो घर लौट रहे थे वो लोग आंदोलन करके पीछे से जीप चढ़ा देते हैं, 5 लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद उनके पिताजी कहते हैं कि नहीं, वो तो था ही नहीं मौके पर दांत पे, वो तो जीप चला ही नहीं रहा था। बाद में प्रूव होता है कि वो जीप भी चला रहा था, कुचला भी था और भागा भी था, सीसीटीवी में भी आ गया, उसके बाद बंदूक भी थी और पता नहीं क्या क्या चीजें। ये सूत्र बताते हैं, मेरे को क्या हुआ नहीं पता, और जेल में है और प्रूव हुआ कि वही था, लेकिन मंत्री महोदय गृह राज्य मंत्री बने रहे। ये तो लखीमपुर की खीरी की प्रबुद्ध जनता ने टेनी महाराज को इलेक्शन हरा दिया, वरना आज भी वो हो सकता है कि बड़ा मंत्री पद सुशोभित कर रहे होते, क्योंकि उन्होंने 5 किसानों की हत्या की थी। लेकिन अब अनुराग ठाकुर तो मंत्री बनना चाह रहे हैं, लेकिन कंगना रनौत भी मंत्री बनना चाह रही हैं। कंगना रनौत ने भी एक टीवी इंटरव्यू में एक बड़ी विश्वविख्यात, मैं उन्हें पत्रकार नहीं कहूंगा क्योंकि हैं उस पेशे में, लेकिन वो पत्रकार नहीं है, वो जिस उसमें है वो महिला है, इसलिए मैं शब्द उनका उपयोग करना उचित अपने लिए नहीं समझता। तो उसमें कंगना रनौत ने खुलेआम उनसे कहा कि आप जानती हैं देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो उन्होंने कहा सुभाष चंद्र बोस थे। अब वो
जो नमिका कुमार थी उन्होंने टोकने का प्रयास किया कि यार ये क्या नेशनल टेलीकास्ट में चीज जा रही है, मूर्खतापूर्ण। लेकिन कर्नल राणा ने उनको डांट दिया, चुप रहिए, सुनिए। सुभाष चंद्र बोस पहले प्रधानमंत्री थे और 2014 के बाद देश आजाद हुआ, उसके पहले आजादी नहीं था। अब इतनी महान इतिहासकार, इतनी ज्ञानी, इतनी प्रबुद्ध व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर कंगना रनौत ने यह स्टेटमेंट दिया। अब वो संबित पात्रा कैसे पीछे रह जाते। संबित पात्रा ने स्टेटमेंट दिया, ये राहुल गांधी क्या एक टी शर्ट में घूमते रहते हैं सारे दिन। अरे यार, एक टी शर्ट में घूमते हैं, आपको क्या परेशानी, आपसे थोड़ी पैसा लेकर खरीदा है उसने, या अगर फट जाएगी तो आपसे थोड़ी पैसा मांगेगा। आप ओएनजीसी के डायरेक्टर हैं, वैसे आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थे आप। अब वो डॉक्टर का ब्लड प्रेशर और डायबिटीज चेक करने के बजाय आप पता नहीं वहां ओएनजीसी में क्या कर रहे हैं, क्यों आपको वहां डायरेक्टर बनाया गया है, और आप जनता की सेवा क्यों नहीं कर रहे। आपके पास लाखों करोड़ों रुपए सरकार ने आपको डॉक्टर बनाने में खर्च किया और आप जाके वहां ओएनजीसी के बोर्ड में मस्ती करते हैं। पता नहीं कितनी सिटिंग फीस लेते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज लेते हैं, तो आपको पता होगा। अब अमित शाह जी को डर लगा कि भाई ये 3 लोग अगर गृह मंत्री बनने की कोशिश में है तो मैं भी अपनी नौकरी बचाऊं। तो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा मोदी जी इससे खुश होंगे कि उन्होंने कह दिया कि वायनाड के अंदर हमने अलर्ट जारी किया था और राहुल गांधी ने और वहां की कम्युनिस्ट सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि केरला एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी को एक सीट मिली है, और जो सीट मिली है एक योग्य पुरुष को मिली है, योग्य व्यक्ति को मिली है, और बाकी सीटें वहां कांग्रेस को और कम्युनिस्टों को मिलती। अमित शाह जी ने एक झूठ बोल दिया पार्लियामेंट के अंदर कि हमने तो चेतावनी दी थी और कार्रवाई नहीं हुई। अब चेतावनी आपने दी थी येलो अलर्ट की। येलो अलर्ट तो आप हर 5 दिन के बाद देते रहते हैं कि आज इन जिलों में येलो अलर्ट, फलानी जगह येलो अलर्ट। तो क्या येलो अलर्ट पे जनता को स्थान से हटा दिया जाए? रेड अलर्ट पे हटाया जाता है। रेड अलर्ट की चेतावनी नहीं थी, और येलो अलर्ट की अगर चेतावनी भी हटाया जाए तो बाकी जगह बताइए कहां कहां येलो अलर्ट पे आपने जनता से उनके मकान खाली कराए। तो अपने ही देश के एक राज्य मणिपुर से आपको कोई वास्ता नहीं। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अगर वहां बम विस्फोट की घटनाएं हो रही हैं, आतंकवाद की, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। तमिलनाडु को अपना समझते नहीं क्योंकि वो द्रविड़ राजनीति में चलता है। केरला के खिलाफ आपकी इस प्रकार की भावना है। महाराष्ट्र की सारी इंडस्ट्रीज को आप गुजरात दे जाना चाहते हैं। तो आखिर आप समाज को ले कहां जाना चाहते हैं? तो झूठ आप क्यों बोल रहे हैं लोकसभा के अंदर? और आपके खिलाफ एक प्रस्ताव भी आ गया है, प्रिविलेज मोशन भी आ गया है, और अगर स्पीकर महोदय निष्पक्ष होंगे तो उस पर डिस्कशन होगा और देखते हैं वहां किसकी मेजॉरिटी है और कौन लोग ऐसे हैं जो कि इस असत्य भाषण पे उनका सहयोग करेंगे। और अगर इसमें ये पास हो गया तो क्या मोदी जी अमित शाह जी को हटाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि सभापति महोदय कोई ऐसा निर्णय लेंगे या वहां कोई वोटिंग कराएंगे या मत विभाजन होगा, ना मोदी जी उन्हें हटाएंगे। लेकिन मेरी राय है मोदी जी को कि वो अमित शाह जी को हटा दें। अमित शाह जी की वजह से उत्तर प्रदेश में भी परेशानी क्रिएट हो गई है। अमित शाह जी के जो लोग हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह चौधरी भूपेंद्र सिंह हो जो वहां के बीजेपी के अध्यक्ष हों, या अनुप्रिया पटेल हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों, वो रोज योगी जी को परेशान करते हैं। योगी जी भी अपना टाइट किए हुए धोती लड़ने के लिए तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि मैं ये नौकरी करने थोड़ी आया हूं, अगर मुझे इज्जत चाहिए होती तो मठ में मुझे बहुत इज्जत मिलती है। तो तलवारें खींची हुई हैं जबरदस्ती के लिए। भारतीय जनता पार्टी के वैसे ही भविष्य खराब चल रहा है, उनका समय खराब चल रहा है। राहुल गांधी जो है वो गरीबों के बीच में जा रहे हैं, उनका ग्राफ ऊपर उठ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का वैसे ही ऑटोमेटिकली कर रहा है, तो उसको गिराने का प्रयास झूठ बोल बोल के और आपसी सिर्फ फुटबॉल से क्यों कर रहा है? अब बाई पोल्स होने हैं 10 उत्तर प्रदेश के अंदर, और 3 महीने के अंदर महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन होने। अब देखते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है इसमें सुपड़ा साफ होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी के लिए उचित है, मोदी जी के लिए उचित है कि अमित शाह जी को इस पद से हटा दें, चाहे उनको भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दें, क्योंकि गृह मंत्री पद पर उनका बैठा रहना भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य को तो चलिए छोड़िए, देश के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।